हेलो बच्चों, विजयन एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट के लेसन नंबर 6 की चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लेसन 6 के जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, उसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो बिंदु हैं वो इस लेसन के अंदर हमको पढ़ने हैं, जिसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी एक और बात, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको आसानी से यहाँ पर मिल सकें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेसन कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि नाम है लेसन का कंबशन एंड फ्लेम, सबसे महत्वपूर्ण और जनरल थिंग अपने लिए है, क्योंकि आप अपने डेली जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर आप ये देखते हैं कि कंबशन और फ्लेम क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आपकी मदर गैस स्टोव के ऊपर क्या करती है, खाना पकाती है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तवे को गर्म करना पड़ता है, यानी कि फ्लेम लगानी पड़ेगी। फ्लेम आएगी तभी क्या होगा, तवा गर्म होगा और हम आसानी से उसके ऊपर रोटी बना पाएंगे या कढ़ाई के अंदर हम सब्जी को आसानी से पका पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लेम और कंबशन दोनों ही चीज़ें अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपने डेली लाइफ के अंदर है। इसी प्रकार से हमारे डेली लाइफ के अंदर हम कहते हैं ना, जैसे मेटल्स को क्या करना है, चेंज करना है, मेटल्स से किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो भी हमें फ्लेम और कंबशन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके द्वारा ही मेटल को हम क्या कर सकते हैं, गर्म करके पिघला सकते हैं और पिघला करके हम उसको नए आकार के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी कागज़ को जलाना है तो भी आपको फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोयले को आपको जलाना है, कोल को आपको जलाना है, चारकोल को आपको जलाना है, तो भी आपको कंबशन और फ्लेम का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब शुरुआत के अंदर जो है अपन कह सकते हैं, जो आदि मानव थे, जो प्राचीन समय की अपन बात करें, तो उस समय फ्लेम और कंबशन वाला जो टॉपिक है, इन दोनों बिंदुओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ये भी एक एक्सीडेंटल घटना थी जिसके द्वारा जो है अपन कह सकते हैं ना, फायर का डिस्कवर हुआ है, आग की खोज हुई। तो जब हम क्या करते हैं, किसी दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो एकदम से चिंगारी उत्पन्न होती है। बस उसी कॉन्सेप्ट से प्राचीन लोगों ने आग की खोज करी। उसके बाद में धीरे धीरे केमिकल आने लगे, और केमिकली जैसे अपन कैसे रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस है ना, इन चीज़ों के आने से धीरे धीरे माचिस का निर्माण शुरू हुआ और माचिस के द्वारा हम फ्लेम को उत्पन्न करने लगे। तो बहुत ही अपन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई वाली बात है कि किस प्रकार से फ्लेम का डिस्कवर हुआ और कैसे आज के समय में हम इसका अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। प्राचीन समय की बात करें तो लोग बिना फ्लेम, बिना, जब अपन कह सकते हैं जब आविष्कार नहीं हुआ था फ्लेम का, तब लोग कच्चा ही कह सकते थे वस्तुओं को खा लेते थे। परंतु आज के समय में फ्लेम के डिस्कवर के बाद में हम सारी चीज़ों को आवश्यकता अनुसार पका के खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अपने डेली लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर इस लेसन के अंदर जनरल अवेयरनेस अपन पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कंबशन अपना रोल निभाती है और किस प्रकार से फ्लेम अपना रोल निभाती है। तो बहुत ही ईजी लेसन है, आसानी से समझने वाला है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है। तो पूरे लेसन को आप अच्छे से देखिए, आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात हम यहाँ पर करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें इंट्रोडक्शन का मतलब है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है, हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। तो जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तो कंबशन के प्रोसेस के अंदर वस्तुओं को अपन क्या करते हैं, जलाने वाली बात करते हैं। वो जब जलेगी कैसे, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। तो कंबशन के लिए क्या जरूरी है, कंबशन के लिए आपके पास कोई भी सबस्टेंस आपको दे रखा है, तो उस सबस्टेंस को जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता वो कौन है, एयर है। यदि वहां पर एयर प्रेजेंट है तो कंबशन का प्रोसेस इजीली हो जाएगा। और एयर के अंदर भी कौन सी, ऑक्सीजन। सबसे जो मेन जो गैस है कंबशन के लिए, जो सबसे नेसेसरी कह सकते हैं एसेंशियल जो गैस है अपने लिए, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। विथआउट ऑक्सीजन कंबशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो जब भी हम किसी सबस्टेंस को एयर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या जनरेट होगा, कंबशन होगा। और कंबशन के बाद क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी और
लाइट जनरेट होगी। आपने देखा होगा कि हम कहीं आग लगा देते हैं तो आग लगने पर क्या होता है, गर्मी लगती है, और गर्मी लगने के साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब गर्मी लग रही है मतलब हीट जनरेट हो रही है, और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है मतलब लाइट भी जनरेट हो रही है। तो कंबशन के प्रोसेस के लिए हमेशा ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, और ऑक्सीजन के साथ में कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए जिसका आप क्या करना चाहते हैं, कंबशन करना चाहते हैं, तो जब ऑक्सीजन इसके साथ मिक्सअप हो जाएगी तो ये हीट और लाइट को जनरेट करेगी। परंतु एक बात को मैं हमेशा आपको बता दूं कि जैसे ही अपन कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हर वस्तु, जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है, चाहे कागज पड़ा हुआ है, चाहे कपड़ा पड़ा हुआ है, क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिक जलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कि सब्सटेंस आपके पास है, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, पर ऑटोमेटिकली उनका कंबशन होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर वस्तुएं ऑटोमेटिक नहीं जलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हीट उसको देनी पड़ेगी। यानी कि ये तो प्रेजेंट है, पर साथ में क्या जरूरी है, साथ में आपको हीट एनर्जी जरूरी है। मतलब अपन कह सकते हैं टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके ये कंबशन का प्रोसेस पूरा होगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि कागज पड़ा हुआ और ऑटोमेटिक वो जलने लग जाए। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, इसका बिंदु याद रखना है कि टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ता है कंबशन के लिए। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई हुई। किसी वस्तु को जलाने के लिए, किसी वस्तु को फायर करने के लिए हमें जरूरी है ऑक्सीजन गैस, और साथ में कोई सब्सटेंस भी चाहिए, और सब्सटेंस के साथ में उसके टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कंबशन का प्रोसेस होगा, वस्तु जलने लगेगी। इसके बाद में आप ये कहें कि कंबशन के बाद में अपन कह सकते हैं कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। यानी कि आपको मैं पत्थर दे दूं और आपको कहूं कि आप इसका कंबशन करके दिखाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो जल जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं जलती। तो नहीं जलती मतलब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जलने लग जाती है उसका मतलब वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये वस्तु, ये जो चीज है वो आप आसानी से समझते भी है, जानते भी हैं, मुझे ज्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्थर और कागज की तुलना आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक होगी किसी कंबशन को करने के लिए, कंबशन को प्रोसेस करने के लिए। तो मैंने कंडीशंस आपको ये बताई दी है। सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि आपको ऑक्सीजन नेसेसरी है। ऑक्सीजन के साथ में आपके पास क्या जरूरी है, टेम्परेचर इंक्रीज होना जरूरी है, तभी जो है कंबशन का प्रोसेस होगा। और एक और जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन तो है ही है, साथ में क्या जरूरी होगा, फ्यूल आपको जरूरी होगा। विदाउट फ्यूल जो है हम क्या कर सकते हैं, कंबशन नहीं कर सकते। तो कितनी चीजें आवश्यक होगी, सबसे पहला फ्यूल चाहिए, फ्यूल के बाद में आपको चाहिए सब्सटेंस चाहिए किसी चीज को जलाने के लिए, तीसरा आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और एक और क्या चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो इन तीनों चारों चीजों को मिला करके आप कंबशन कर सकते हैं, इसके बिना कंबशन होगा नहीं। यानी कि मैं आपको कागज दे देता हूँ, कागज देने के बाद में मैं आपको क्या कर देता हूँ, टेम्परेचर भी बढ़ा के दे देता हूँ अलग से, और ऑक्सीजन भी मैं आपको दे देता हूँ, तो क्या जल जाएगा, जलेगा नहीं। उसके लिए क्या जरूरी होगा, फ्यूल आपको जरूरी होगा। विदाउट फ्यूल हम नहीं जल। जैसे फ्यूल के अंदर कौन कौन से आ गए, जैसे अपन कह सकते हैं आपके पास पेट्रोल है, कैरोसिन है, उसके बाद में एलपीजी है, सीएनजी है, तो ये सारे फ्यूल हैं। ये फ्यूल प्रेजेंट हो गए तभी ही हम क्या कर पाएंगे, कंबशन का प्रोसेस कर पाएंगे। तो हमें फ्यूल जरूरी होगा, फ्यूल के साथ में ऑक्सीजन जरूरी होगा, और ऑक्सीजन के साथ में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। यानी कि मैं आपको जो है कटोरी के अंदर जैसे मैं आपको केरोसिन दे दूं और आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दो तो वो जलेगा नहीं, परंतु उसको जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, चाहे आप उससे माचिस से ही क्यों ना उसको आग लगा दें। ठीक है। इसके बाद में आप देखें हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी आप फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप भी अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं, यदि आपके घर के अंदर किसी कारणवश आग लग जाए, या कहीं दुकान के अंदर, या आसपास पड़ोस के अंदर, नेबरहुड के अंदर कहीं आग लग जाए तो क्या करते हैं। तो देखा जाता है कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही आग लगती है तो हम सबसे पहले पानी के बारे में सोचते हैं, वाटर है ना, तो पानी का क्या करते हैं, उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, और जैसे ही पानी का छिड़काव करेंगे आग धीरे धीरे क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो सबसे पहला जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, पानी का छिड़काव करना। यानी इसमें लिखा है रिमूव द फ्यूल। रिमूव द फ्यूल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम क्या करेंगे,
कहीं पर आग लग रही है तो आग लगने वाले सबस्टांस को यदि वहाँ से हटा लेंगे, जैसे बहुत सारे कागज पड़े हुए ने, 2-3 कागज के अंदर आग लग गई तो दूसरे कागज को आप हटा लोगे तो क्या होगा, वो आग दूसरे कागजों के अंदर नहीं फैलेगी। इसका मतलब वहां से क्या कर दीजिए, फूल को हटा दीजिए। या कहीं गैस का कहीं गोदाम में वहां आग लगने वाली है तो गैस की जो टंकियां वहां से हटा दीजिए। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो फ्यूल के रूप में काम आते हैं तो वो वहां से हटा देंगे तो क्या होगा, वो फायर कंट्रोल हो जाएगी। यानी फ्यूल ही नहीं होगा तो फायर जो है जनरेट नहीं होगी। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट आप काम में ले सकते हैं, रिमूव द हीट, यानी कि वहां से क्या कर दिए, रिमूव हीट। रिमूव हीट का मतलब आप पानी का छिड़काव कर रहे हो, मतलब जो भी आग लग रही है वहां से हीट को क्या कर रहे हैं, पानी के द्वारा रिमूव कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, रिमूव द हीट। यानी कि पानी के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से वहां से हीट को क्या करना है, आपको रिमूव करना है, तब जो है कंबशन यानी कि फायर जो होगी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप देखें कट ऑफ एयर सप्लाई, यानी कि एयर की सप्लाई को कट कर दीजिए। यानी कि वातावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर एयर तो है, परंतु उस एयर को, उस आग लगने वाले भाग को हम कैसे अलग कर सकते हैं। यानी कि किसी कोई इंसान जैसे आग के अंदर जल रहा है तो उसको कवर करने के लिए क्या करोगे, उसको एयर से कट करने के लिए क्या करोगे, तो ब्लैंकेट या कंबल जो होती है उसके चारों ओर क्या कर देते हैं, एकदम से लपेट देते हैं। कई बार किसी जगह पर आग लगती है और पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वहां पर क्या करते हैं, रेत या मिट्टी को डाल करके क्या करते हैं, आग को बुझाना जाता है। तो ये जो प्रोसेस है क्या करना, किसी एयर को हटाने के लिए जैसे ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर लिया, मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया, रेत का इस्तेमाल कर लिया, तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, एयर की सप्लाई को कम कर दें ताकि ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन ना ही मिलेगी तो क्या नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आग को लगने से बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है 5th नंबर का पॉइंट, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कंबशन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार पढ़ेंगे, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव। रैपिड का मतलब तेजी से आग लगना, जैसे अपन गैस स्टोव के ऊपर जैसे लाइटर से जैसे ही अपन मारते हैं तो एकदम से वो जलने लगता है, मतलब वो रैपिड एक्शन है। जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, ये रैपिड एक्शन करते हैं, रैपिड अपन कह सकते हैं कंबशन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो होता है ऑटोमेटिक आग लग जाना। अपन कई बार पेपर्स के अंदर, समाचार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर सुनते हैं कि जो है कहीं ना कहीं जंगल के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो वो ऑटोमेटिक आग लग जाना ही क्या है, स्पॉन्टेनियस जो है कंबशन है। इसके बाद में एक्सप्लोजिव का मतलब आग लगी, फायर हुआ और एकदम से आवाज उत्पन्न होती है। जैसे अपन कहते हैं क्रैकर्स, पटाखे जब फोड़ते हैं तो वो एक्सप्लोजिव ही है एक प्रकार का। तो इस प्रकार के जो कंबशन होते हैं जहां पर आवाजें उत्पन्न हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं, ऐसी कंडीशन है तो वो क्या है, एक्सप्लोजिव है। तो ये तीनों प्रकार अपन डिटेल के अंदर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर अपन फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लेम के बारे में आपको पढ़ना है, और फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी फ्यूल को जलाते हैं तो ये हार्मफुल प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है। कौन सा इको फ्रेंडली फ्यूल होता है, कौन सा इको फ्रेंडली नहीं होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको समझना है। अब यहाँ पर जो फ्यूल्स है वो अपने लास्ट लेसन के अंदर फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, पर यहाँ पर अपने को देखना है फ्यूल्स में आइडियल फ्यूल जो अपन कहते हैं ना, आइडियल फ्यूल कौन सा होता है जो इको फ्रेंडली हो सकता है और अपने लिए कम खर्चीला हो सकता है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके बारे में भी यहाँ पर अपने को पढ़ना है। आज इन्वायरमेंट के अंदर अपन कह सकते हैं साइंटिस्ट जो है वो नए नए तरीकों के फ्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसा हाइड्रोजन फ्यूल है। तो ऐसे आधुनिक फ्यूल्स के बारे में भी जानकारी हम यहाँ पर इकट्ठी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लेसन है जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी आपको आसानी से हो जाएगा। आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने नए जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।